सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग हमारा लास्ट पेपर कर रहे हैं जुलाई 2024। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि वी आर एट द एंड। एंड आई टेल यू वन थिंग कि जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किए, आई रियली थॉट दैट आई कांट मेक इट। मेरे से ये 20 पेपर्स ऑनलाइन सॉल्व करवा के कैसे होंगे। आई हैव डाउट माई सेल्फ अ लॉट। पहले तो मैं नहीं कर पाई। इट टुक मी अ मंथ टू डू इट। लाइक आई स्टार्टेड इन द स्टार्ट ऑफ दिस मंथ, जनवरी के स्टार्टिंग में मैंने शुरू किया था। एंड नाउ वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ। तो इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑफ माइंड कि ये सारा वीडियोस बनाना, सारे आंसर्स ढूंढना। सारे आंसर्स भी देखो, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, वेरी प्रोफेशनल टीचर कि मैं आप लोग को सारे आंसर्स एकदम हथेली पे एकदम करेक्ट बता पाऊँ। लेकिन जितना भी मेरे से हो सका, मैंने खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश की और मैंने बेटर कंटेंट बाहर लेके आने की कोशिश की। सो आई जस्ट होप कि आपको पूरा समझ आया होगा। कुछ डाउट रहा होगा तो आई एम जस्ट अ टेक्स्ट अवे। यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी एनी टाइम एंड आई हेल्प टू रिजॉल्व योर डाउट। सो प्लीज गिव योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट देना। एग्जाम के बाद आपको ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अरे यार मैंने ही नहीं पढ़ा। ऐसे आपको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। बिकॉज पता है बुरा कब लगता है, जब हमको पता है कि हम कोई चीज कर सकते हैं और वो फिर हम लोग नई चीज करते हैं। तो बहुत बुरा लगता है उस वक्त। अगर हम लोग कोई चीज कर ही नहीं पाते और हम लोग नहीं करते तो वो पीछे की बात है, लेकिन हमको पता होता है कि हम कोई चीज कर सकते हैं और फिर हम लोग नहीं करते तो इट इट हर्ट्स अ लॉट। तो मैं नहीं चाहती कि आपको ये कोई फीलिंग आए। तो आप लोग अपनी मेहनत पूरी करना एंड अपना बेस्ट देना। पेपर थोड़े दिनों में चालू होने वाला है। सो आई जस्ट होप कि आप लोग अपना बेस्ट दे रहे हो, अपना अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो। एंड प्रॉब्लम सबके साथ में आती है, बट वंस हु ओवरकम देम आर द रियल हीरोज। सो आई नो यू ऑल आर माई चार्म्स एंड आप लोग करेंगे ये। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है कि in the modern periodic table, the non-metals are found in which block? They are found in P block. नॉन मेटल्स सिर्फ पी ब्लॉक में ही देखने को मिलते हैं। बाकी एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इसमें क्या होते हैं? आपके मेटल्स ही मेटल्स होते हैं। या कि पी ब्लॉक के अंदर भी मेटल्स होते हैं, लेकिन थोड़े कम होते हैं। ठीक है। फिर क्या बोला है, देखो नेक्स्ट रिएक्शन पूछिए आपको कि क्वेश्चन नंबर टू क्या पूछा है कि ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है। तो दिस इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रादर यू कैन से अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज जिंक इज अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट। और उसने अपने लेस रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड को डिस्प्लेस किया और खुद जाके जुड़ गया। दिस इज दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर क्या आएगा? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, देखो इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट पता है क्या होता है? जूल पर सेकेंड। मतलब जूल पर सेकेंड को हम लोग वॉट भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वॉट, WA टी। सो यहाँ पे आपका आंसर आएगा वॉट। जूल जो है वो हीट का है, वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस का है, कूलम किसका है? करंट का है। ठीक है। फिर क्या बोला है? वी कैन सी द सन इवन व्हेन इट इज लिटिल बिलो द होराइजन बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हम सन देख पाते हैं इवन व्हेन इट इज बिलो द होराइजन। फिर क्या बोला है? डैश इज वन ऑफ द कंबस्टिबल कंपोनेंट ऑफ एलपीजी। एलपीजी में दो ही कंपोनेंट होता है, एक होता है प्रोपेन, एक होता है ब्यूटेन। इस केस के अंदर प्रोपेन दिया है तो प्रोपेन मार्क कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में प्रोपेन नहीं दिया होता, ब्यूटेन दिया होता, तो आप लोग उसको भी मार्क करके आ सकते थे। ठीक है। फिर क्या बोला है कि ब्रास के अंदर क्या होता है? कॉपर एंड जिंक का अलॉय होता है। सो ब्रास इज द अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो ब्रॉन्ज किसका अलॉय है? कॉपर एंड टिन का अलॉय है। कॉपर 90% एंड टिन 10%। ठीक है। सो ब्रॉन्ज इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ब्रास किसका था? कॉपर एंड जिंक का अलॉय है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? बेंजीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। अभी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है ना, इसके डिटेल्स में आप मत जाइए। सिर्फ आपको बता देती हूँ कि एक ऐसी रिंग होती है, सिक्स सिक्स कार्बन की रिंग होती है। और ना एक कार्बन छोड़ के एक कार्बन डबल बॉन्ड होता है। फिर अगेन मैं बोल रही हूँ, आप इसकी डिटेल्स में बिल्कुल मत जाए। खाली आप इसको आप ऐसे याद रखो कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड, आप सिर्फ इतना याद रख लो, दैट्स इट। फिर क्या बोला है कि मायोपिया, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और रेटिना। अब देखो इसमें रेटिना क्यों आया? बिकॉज रेटिना आपके आई का एक पार्ट है, लेकिन बाकी सब क्या है? आपका एक आई रिलेटेड बीमारियां हैं। इसलिए यहाँ पे क्या आया? रेटिना आया। फिर क्या बोला? व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो? मैंने आप लोगों को ये सिखाया है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो आता है। चैप्टर नंबर 6 से रिलेट करता है। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ फिर से कि देखो, जब आप लोग का कोई लाइट इंसिडेंट करता है, कोई बिना एंगल बनाए, तो वो एकदम स्ट्रेट जाता है बिना रिफ्रैक्ट हुए। एक सेकेंड ना, बिना रिफ्रैक्ट हुए वो एकदम स्ट्रेट जाता है।
यार मुझे लगा नीचे है। सो देखो, जब आपका इंसिडेंट रे बिना कोई एंगल बनाए ऐसा आता है, तो उस केस में आपका रिफ्रैक्टेड रे भी बिना किसी एंगल बनाए नीचे चले जाता है। दैट इज वाई अगर आपका इंसिडेंट रे जीरो होगा, तो आपका रिफ्रैक्टेड रे भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। फिर क्या बोला है, राइट एनी टू appliances which work on the principle of magnetic effect of electric current। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, जब किसी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सो हम लोग इस प्रिंसिपल को यूज करके क्या क्या बनाते हैं, हम लोग मोटर बनाते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक फैन, और ये सारी चीजें हम लोग बनाते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर आप लोग को देखो, सोडियम इज ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन, मैंने करा दिया है पहले भी। माइक्रोस्कोप वाला आंसर भी मैंने आप लोग को पहले करा दिया, सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज टू वॉच रिपेयर्स। उसके बाद में क्या लिखा है, इट इज नेसेसरी टू मैनेज द स्पेस डेब्रिस। स्पेस डेब्रिस क्या होता है, जो नॉन फंक्शनल, एक सेकेंड ना, सेकेंड, सो देखो, स्पेस डेब्रिस क्या होता है, जब सैटेलाइट में कुछ कुछ रॉकेट्स, कुछ ऐसे सैटेलाइट, कुछ स्पेस के अंदर कुछ रॉकेट्स, कुछ सैटेलाइट्स, कोई चीजें नॉन फंक्शनल रह जाती है, कभी कोई चीज क्रैश करके स्पेस में ही रह जाती है। स्पेस का कचरा तो कोई क्लीन करने जाता नहीं है। सो जो सारे सैटेलाइट्स, जो रॉकेट स्पेस में गए थे, जो कुछ काम नहीं किए, वो कहाँ पे रह जाते हैं, स्पेस में ही रह जाते हैं, और वो आपके अर्थ के आसपास घूमते रहते हैं, और वो काफी हाई स्पीड में घूमते रहते हैं। इसको आप लोग क्या बोलते हो, स्पेस डेब्रिस बोलते हो। स्पेस डेब्रिस को खत्म करना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो मटेरियल है, ये काफी ज्यादा हाई स्पीड में घूम रहा होता है। हमारा कोई भी फंक्शनल सैटेलाइट जो काम कर रहा है, अगर ये उससे कोलाइड कर देगा तो काम करने वाले सैटेलाइट को भी खराब कर देगा, जिसकी वजह से बहुत बिग अमाउंट में हमारा लॉस हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, space debris is also known as space junk, refers to non-functional human made objects in the earth object orbit. These objects can include defunctional satellites, spent rocket stages, fragments from the disintegration, erosion and collision, as well as discarded equipments from space mission. Space debris poses a significant risk, अभी यही रीजन यहाँ से आएगा, स्पेस डेब्रिस पोजेस अ सिग्निफिकेंट रिस्क टू ऑपरेशनल सैटेलाइट, मतलब जो सैटेलाइट काम कर रहे हैं उसके ऊपर, स्पेस स्टेशन एंड फ्यूचर स्पेस मिशंस, ड्यू टू हाई स्पीड एट विच दीज ऑब्जेक्ट्स ट्रैवल। इसकी वजह से स्पेस डेब्रिस को खत्म करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 1 मिनट। सो दिस इज द रीजन क्यों हम लोगों को उसको मैनेज करना चाहिए। उसके बाद में क्या आएगा, ये आपका ये न्यूमेरिकल है, मैंने आपको क्लास में ये करवा दिया है, दैट इज व्हाई आई एम नॉट रिपीटिंग इट हियर अगेन। फिर ये भी, ये क्या है, ये रीजलेशन। रीजलेशन क्या होता है, जब हम लोग आइस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो जीरो से कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप प्रेशर हटा देते हैं, आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो जीरो पे मेंटेन हो जाता है। मतलब जो है आपका प्रेशर हटाने पे आपका जो आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया था, वो फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। सो क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट द फिनोमिनन, क्या फिनोमिनन है, ये है रीजलेशन। आपको बोला है डिफाइन द फिनोमिनन, कौन सा फिनोमिनन है वो डिफाइन करो। सो व्हेन अ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द आइस, the ice converts into water when the pressure is applied, and then it reconverts into ice when the pressure is removed. This is called as regelation। मैं फिर से बोलती हूँ, ice converts into water when the pressure is applied and then reconverts into ice when the pressure is removed. This is called as regelation। फिर क्या बोला है, आइडेंटिफाई द अबव केमिकल रिएक्शन, आपको ये केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो इस केस के अंदर, 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो देखो, इसके अंदर आप लोग अगर ध्यान से देखोगे, तो हाइड्रोजन पहले किसके साथ में था, हाइड्रोजन वॉज फर्स्ट विथ सल्फर। ठीक है, इसमें इसने क्या किया, इस सल्फर को हटा दिया और उसके जगह पे ऑक्सीजन को लेके आया। यहाँ पे ध्यान दो, हाइड्रोजन के हाथ में पहले कौन था, सल्फर था, उसने सल्फर को हटाया और उसके जगह पे किसको लेके आया, ऑक्सीजन को लेके आया। इसके लिए कौन सी रिएक्शन हो गई, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या लिखा है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ए एंड बी। एक सेकेंड ना,
ए में और बी में कौन सी रिएक्शन हो रही है? देखो यहाँ पे ना इसका आंसर रिडॉक्स रिएक्शन भी हो सकता है, रिडॉक्स। बिकॉज देखो, क्यों रिडॉक्स हो सकता है? बिकॉज देखो, ए के अंदर क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या होता है वो? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। और यहाँ पे देखो, इस केस में क्या हो रहा है? अगर आप लोग बी को देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। इसलिए आप लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे आंसर मत देना। आप लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेसिस पे आंसर देना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए ए वाला रिएक्शन देखो, इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है। तो अगर ऑक्सीजन निकलता है हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और आप लोग ना बी वाला रिएक्शन देखो, 1 मिनट। आप लोग बी वाला रिएक्शन देखो। सो बी वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसलिए आप लोग क्या बोलोगे? रिएक्शन कौन सी है? रिडॉक्स रिएक्शन। और देखो, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ए एंड बी। तो ए में क्या हो रहा है? ए में रिडक्शन हो रहा है। बी में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप लोग को वो लिख के आना है, ए में क्या हो रहा है? रिडक्शन। बी में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। 1 मिनट। फिर क्या बोला है? ट्राइड। ट्राइड क्या होता है? एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ट्राइड में ऐसा हम लोग करते हैं। ट्राइड किसने दिया था आप लोग का? डॉब्रेनियर ने दिया था, इसीलिए यहाँ पे हम लोग डॉब्रेनियर को मैच करेंगे। फिर क्या लिखा है? ऑक्टेव। ऑक्टेव में क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ द एवरी एट एलिमेंट आर सिमिलर टू दी फर्स्ट। जैसे कि सारे गामा पादा नी क्या आता है? फिर से क्या आता है? सा। सो आठवां एलिमेंट जो है वो फर्स्ट वाले से क्या है? सिमिलर है। तो ऑक्टेव में भी क्या होने वाला है कि जो आठवें एलिमेंट का प्रॉपर्टीज है वो फर्स्ट एलिमेंट से क्या है? सिमिलर है। तो ऑक्टेव का ये था रूल। और ऑक्टेव किसने दिया था? ऑक्टेव वाज गिवन बाय न्यूलैंड। ठीक है। फिर बस यही है। इसके बाद में क्या लिखा है? एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? फ्री फॉल क्या होता है? आपको इसको डिफाइन करना है। फ्री फॉल में समझा देती हूँ आप लोग को। फ्री फॉल क्या होता है कि देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटी के ही इन्फ्लुएंस के अंदर फ्लो हो रहा होता है, when the object when the only force acting on the object is gravitational force। मतलब जो सिर्फ फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, और कोई दूसरा फोर्स उस पर एक्ट ही नहीं कर रहा है, तो आप लोग उसको क्या बोलते हैं? वो फ्री फॉल कर रहा है। और व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? वो एक ऐसी वेलोसिटी होती है, अगर वो वेलोसिटी अटेन कर लिया तो आप लोग अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप करके अर्थ से बाहर निकल सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। और अर्थ के लिए वो क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर इस स्पीड से कोई इंस्ट्रूमेंट भाग रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारे अर्थ को एस्केप कर लेगा, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को एस्केप करके बाहर स्पेस में जा पाएगा। फिर क्या बोला है? वॉट इन्फॉर्मेशन विल यू गेट फ्रॉम द गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपका जो सिंगल रिएक्टेंट है वो दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। आप लोग क्या बोलोगे? दिस रिएक्शन इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर अ सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेकिंग इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स एंड आपकी यहाँ पे CO2 गैस क्या हो रही है? इवॉल्व हो, मतलब ऊपर निकल रही है। फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मैं आप लोगों को क्लास में कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि आपको ये पैराग्राफ को रीड करना है, आपको आंसर्स निकालना है। देखो आप लोग को इस पूरे पेपर के अंदर ना 2 बार ऐसे दिया हुआ है, पैराग्राफ रीड करो आंसर निकालो। सो वो हम लोग कर लेंगे। एक और चीज कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट वाला है ये हम लोग प्रीवियस पेपर में करके आ चुके हैं, तो हम लोग इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। फिर आपका जो ये एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स है इसको भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए इसलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। और यस, सो हम लोग इस पे आते हैं। सो रेनबो इज अ ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमेनन। पहले हम लोग आंसर पे आते हैं, राइट 3 क्वेश्चन पे आते हैं कि राइट 3 मेजर फिनोमेना विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनबो फॉर्मेशन। सो क्या क्या लिखोगे आप लोग? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर क्या लिखा है? हाउ डज द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। रिफ्रैक्शन कब होता है? स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ जो आपकी स्मॉल ड्रॉपलेट्स होती है वाटर की, वो प्रिज्म की तरह एक्ट करती है, और जैसे ही सनलाइट उसके अंदर पड़ती है तो लाइट क्या करती है? रिफ्रैक्ट करती है, तो ऐसे रिफ्रैक्शन होता है। फिर क्या लिखा है?
आप लोग को उसका पूरा डायग्राम ड्रॉ करना है। तो आपको मैंने बताया था कि डायग्राम तो आपको करना ही पड़ेगा, और आप लोग कलर पेंसिल्स भी लेके जाओ इसके लिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा है कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एक्ट एज अ प्रिज्म, when light rays from the sun enters into these droplets it get refracted। तो आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा। फिर यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द थ्री मेजर फिनोमेना, तो यहाँ पे आएगा आपका डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये तीनों फिनोमेना की वजह से आपका क्या बनता है, रेनबो बनता है। फिर आपका आएगा कि फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आपको इसके आंसर्स करने हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, नेम द एलिमेंट्स इन विच बोथ द शेल्स आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो आखिरी वाला जो ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर 18, उसके जो शेल्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से वो किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करता। नियॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,8। तो इसके अंदर दोनों ही शेल्स कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए ना ये इलेक्ट्रॉन लेते ना ये इलेक्ट्रॉन देते। तो आप लोग यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे, नियॉन, NE, ठीक है, NE। फिर आएगा नेम द एलिमेंट विच हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ द शेल्स। तो देखो बेरिलियम के अंदर दोनों ही शेल्स में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो 2,2, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, बेरिलियम। फिर क्या बोला है, विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इन द पीरियड। तो देखो जैसे जैसे आप लोग इसमें आगे जाते हो, आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब मेटालिक कैरेक्टर कम होते होते जाता है। तो मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यही है। इसका क्या मतलब है कि ये सबसे ज्यादा मेटालिक है इन सबके कंपेयर में, क्योंकि ये अपने आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली डोनेट कर पाएगा। लेकिन अगर हम लोग नियॉन को देखें तो नियॉन अपने आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं करेगा। सो इसकी वजह से आपका जो यहाँ पे लिथियम है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। और अगर आप इस ग्रुप में आगे आगे जाओगे तो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम कम होते जाती है। मतलब क्या कि लिथियम से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा, बेरिलियम, बेरिलियम से कम कौन होगा, बोरॉन, बोरॉन से कम कौन होगा, कार्बन, एंड सो ऑन। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होती है जब आप लोग लेफ्ट टू राइट जाते हो, और वो इंक्रीज होती है जब आप लोग टॉप टू बॉटम आते हो, ठीक है। फिर क्या बोला है कि 1 सेकेंड, फिर बोला है एक्सप्लेन ऑन विच फैक्टर्स वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स। देखो जी का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी मास ऑफ द प्लैनेट and radius of that planet. So value of G depends on the mass of the planet and radius of that planet। and कैसे करता है, अगर planet का मास ज्यादा रहेगा तो G की वैल्यू ज्यादा रहेगी, और अगर planet का रेडियस ज्यादा होगा तो G की वैल्यू क्या होगी, कम। तो आप लोग को इसी को एक्सप्लेन करके आना है प्रॉपरली। फिर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये भी आपका क्लास के अंदर होगा, ठीक है। फिर क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर एक डिफरेंट बिहेवियर शो करता है बिटवीन 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। दिस इज कॉल्ड एज एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इन दिस, while when heating from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, instead of expanding, water contracts। तो क्या बोलोगे आप लोग कि एनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस में शो होता है, और इसके अंदर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी को गर्म करने पे पानी कॉन्ट्रैक्ट करती है इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग, और 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब क्या बोला है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर इन प्रिजर्विंग द एक्वाटिक लाइफ इन कोल्ड क्लाइमेट। सो आपको ये पूरा गिव रीजन लिखना है, जो गिव रीजन में आप लोग को भी रीड करके बताऊंगी, ठीक है। 1 सेकेंड। सो एनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर एक्वाटिक लाइफ को कैसे बचाता है, आपको ये समझाना है। मैं आपको पूरा आंसर रीड करके बताती हूँ एक बार, आपको कैसे फ्रेम करके आना है उस आंसर को, ठीक है। हमारा सिर्फ एक लास्ट का पैराग्राफ बचेगा, हमारा ये पेपर सॉल्व हो जाएगा पूरी तरीके से। आंसर्स लोड हो रहे हैं गाइस, मिनट।
और देखो आपको ना एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑन विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिपेंड करता है। इसका जो आंसर है ना, मैं आपको एक ग्रुप पे या तो मुझे मैसेज कर देना कि दीदी आप मुझे ये वाला आंसर भेज दीजिए, तो मैं ना ग्रुप पे ये वाला आंसर डाल दूंगी। ये वाला आंसर वहीं से आप लोग प्रॉपरली पढ़ लेना, ठीक है। और एनालिसिस पेपर का आंसर जो है मैं आपको भी रीड करके दिखाती हूँ, 1 मिनट। हाँ। इन द कोल्ड क्लाइमेट, टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द पूल एंड द लेक स्टार्ट फॉलिंग। मतलब कोल्ड क्लाइमेट में जो पूल का टेम्परेचर है वो गिरने लगता है। ऑन गेटिंग कोल्डर द वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब जैसे जैसे ठंडी होगी, पानी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट डेंसिटी ऑफ द वाटर इंक्रीजेस एंड इट गोज डाउन। इसके रिजल्ट में क्या होगा, पानी का डेंसिटी बढ़ते जाएगा और पानी कहाँ पे आ जाएगा, नीचे नीचे आएगा, ठीक है। टू रिप्लेस इट वार्मर वाटर फ्रॉम द बिलो राइज अप। तो जो गर्म पानी है वो ऊपर चले जाता है और ठंडा पानी नीचे आ जाता है। मैं एक काम करती हूँ, आपको एनामिनस बिहेवियर जो इसका जो आंसर है ना, ये भी मैं आप लोगों को क्लास में एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी, मुझे बेटर आप लोगों को समझाने के लिए हेल्प मिलेगा। ये वाला आंसर एक है। फिर कौन सा आंसर है, ये वाला एक आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। और 2-3 क्वेश्चन है जो मैं आपको क्लास में समझा दूंगी, ठीक है। फिर आपका आता है लास्ट वाला। आपको इसको सिर्फ रीड करके आंसर्स निकालने हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अगर कोई कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन को मिलके बनता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन। स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन क्या होता है आपका, मीथेन। क्या होता है, मीथेन। मीथेन इज द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन। सारे आंसर्स जो है ना आप लोगों को पैराग्राफ में दिए हुए हैं। एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये आपके खुद से करें एक बार, या तो मैं खुद ही करा देती हूँ क्योंकि आप लोग पे भरोसा ही नहीं है। रुक जाओ। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, डिफाइन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, द कंपाउंड्स विच हैव डबल्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। मतलब डबल बॉन्ड रहेगा या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा कार्बन और कार्बन के बीच में, तो आप लोग क्या बोलोगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो। फिर क्या बोला है, डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइन। देखो अल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, लेकिन अल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एज अल्कीन। यहाँ पे क्या लिखा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और आर कॉल्ड एज अल्काइन। सो यही डिफरेंसेस है। इसके साथ हमारे सारे पेपर सॉल्व करके हो जाते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, ये वाला मैंने आपको क्लास में कराया है, मतलब करा रही हूँ मैं विद द, जो हमारे क्लास में क्वेश्चंस हो रहे हैं उसमें मैं कराऊंगी आपको ये वाला, ठीक है। ये वाला मैं आपको करा चुकी, मतलब कराया मैंने इस क्लास के अंदर। ये दोनों मैंने आप लोग को पहले ही कराया था इसलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया। फिर आता है आप लोग का ये क्वेश्चन, मैं आपको ये क्लास में कराऊंगी ये वाला क्वेश्चन। फिर आता है आप लोग का क्वेश्चन कौन सा वाला, एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर का क्वेश्चन आता है, उसको भी मैं आपको क्लास में कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 10, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये मैं आपको क्लास में कराऊंगी। और इसका जो आंसर है ये आपको मैं क्लास में ही रीड करा के दूंगी, ठीक है। सो क्लास एंड होने से पहले, मतलब 31 जनवरी से पहले ये सब आपको मैं करवा चुकी रहूंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर्स एवरीथिंग। एंड ऑनेस्टली जिसने यहाँ तक देखा है ना शिद्दत से, वो बच्चे का 35 मार्क्स हर पेपर में तो कहीं नहीं गया, क्रैक कर ही लेगा वो 35 मार्क्स कोई भी हालत में। मैं गारंटी गारंटी बताती हूँ। अगर किसने यहाँ तक लेक्चर्स देखा, सारी चीजें समझी है, सो दैट पर्सन कैन डेफिनेटली क्रैक 35 मार्क्स इन द एग्जाम। सो आई होप आप सबको अच्छे मार्क्स आए, ऑल द वेरी बेस्ट। अपना बेस्ट देना एग्जाम के लिए और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।